नमस्कार, सात संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं बादरा विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक परिस्थितियों की। क्या यहाँ किस प्रकार और कौन कौन से फैक्टर चुनाव को प्रभावित करते हैं, किसके फेवर में काम करते हैं, किसको नुकसान करते हैं, कितना मायने रखते हैं ये फैक्टर। दोस्तों, सभी प्रमुख फैक्टरों पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और उन फैक्टरों के बारे में भी आपको बताने वाले हैं और कौन से फैक्टर किस नेता के फेवर में जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, इसका भी हम आपको विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, जो राज्यों के चुनाव 2023 को इसी वर्ष होने वाले थे, उनमें अब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के राज्य बचे हैं, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव के लिए भी प्रचार प्रसार थम चुका है। कल वोटिंग होगी और 13 मई को परिणाम आएगा कि कर्नाटक में किसने बाजी मारी है, भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी है या फिर कांग्रेस ने बाजी मारी है। इसको लेकर जो सस्पेंस है वो 13 मई को ख़त्म हो जाएगा। तो कुल मिला के ये चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के भी चुनाव इसी वर्ष दिसंबर माह में संभवतः होने वाले हैं और इसको लेकर बादरा विधानसभा के भी चुनाव है। तो हम बात करेंगे आज राजनीतिक परिदृश्यों में जो फैक्टर है वो कितने कारगर साबित होते हैं। और सबसे पहले हम फैक्टर नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, नया चेहरा। ये बहुत बड़ा फैक्टर दोस्तों किसी भी विधानसभा क्षेत्र में हो सकता है। अब वो नया चेहरा कौन है, किस प्रकार इफेक्टिव है, कितना राजनीति में वजूद रखता है, लोगों के कितना गले उतरता है। अगर बादरा की बात करें तो यहाँ एसपी सिंह भी नए चेहरे के रूप में है, पूर्व जिला कलेक्टर है। बजरंग सहारण भी नया चेहरा है, अभी तक चुनाव उन्होंने भी नहीं लड़ा है। और अगर बात करें कांग्रेस के बड़े चेहरों की, तो कांग्रेस की तरफ से दयानंद बेरवाल एक बहुत बड़ा चेहरा है, अभी तक विधानसभा का चुनाव बादरा से नहीं लड़ा है। और बादरा के लिए तो शेर सिंह गोस्वामी हो, विक्रम बेनीवाल हो या फिर और भी कांग्रेस के कई नेता है दोस्तों, बहुत नेता है जो अभी नया चेहरा है और वो एक फैक्टर बन सकते हैं। लेकिन इन नए चेहरों में ये जो फैक्टर लागू होगा वो मजबूत कौन है, कौन सा मजबूत नया चेहरा जो है। 2023 की बात करें तो नए चेहरे का एक फैक्टर है सुरेश चौधरी के लिए लागू हुआ था, लेकिन वहाँ साथ में फैक्टर चल रहा था, हमने पहले भी आपको बताया था जब समीक्षा की, तो स्वर्गीय लालचंद डूडी जो उनका क्योंकि निधन हो गया था और उनकी धर्मपत्नी को भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया गया था, तो वो भी एक फैक्टर, बड़े फैक्टर के रूप में काम कर रहा था। और कहीं ना कहीं घर में फूट के चलते नया जो चेहरे का फैक्टर था वो प्रभावी हो गया और 37,000 वोट लेकर लगभग 4600 वोटों से सुरेश चौधरी ने चुनाव जीत लिया था। तो नया चेहरा एक बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं। अब बात करते हैं फैक्टर नंबर 2। तो फैक्टर नंबर 2 है दोस्तों भाजपा, कांग्रेस या किसी भी पार्टी की टिकट, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी की इन 2 टिकटों के ऊपर बहुत बड़ी नज़रें रहती है। तो ये एक बड़ा फैक्टर होता है कि ये टिकटें कौन लेकर आएगा। बगैर टिकट के मैदान में उतरने से और इन टिकटों के साथ मैदान में उतरने से बहुत बड़ा अंतर है और ये फैक्टर टिकटों के ऊपर लागू होते हैं। तो टिकट लेकर जो आएगा उसके लिए ये टिकट का जो फैक्टर है वो उनको बहुत फ़ायदा देगा। और अगर हम बात कर लेते हैं संजीव बेनीवाल की, तो संजीव बेनीवाल भाजपा की टिकट अगर लेकर आते हैं तो उनको बहुत बड़ा फ़ायदा उससे मिल सकता है। अगर वो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ते हैं या उनकी कहीं टिकट कटती है, मानकर चलें, अगर एक बार मान भी लिया जाए, तो वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहते हैं जितना टिकट के ऊपर। तो टिकट का फैक्टर जो है वो बहुत कारगर साबित होने वाला है। और कांग्रेस की टिकट तो बहरहाल अभी ये साइंस ही है, अंदेशा लगाया जा रहा है कि बंटेगी भी या नहीं बंटेगी, बलवान पुनिया बंटने देंगे भी या नहीं बंटने देंगे, या फिर क्या होगा।
तो माकपा की टिकट की बात कर लेते हैं। माकपा की टिकट से बलवान पूनिया ही उतरने वाले हैं। अगर बलवान पूनिया माकपा की टिकट से ना उतरे, निर्दलीय चुनाव लड़े, तो यहाँ ज़रूर, क्योंकि पार्टी किसी और को यहाँ उतारेगी और हो सकता है 2-4,000-5,000 वोट उनके भी खाते में चले जाए, तो यहाँ ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता है बलवान पूनिया को, क्योंकि बलवान पूनिया का एक अलग से वोट बैंक यहाँ बना है। तो वो पार्टी फैक्टर यहाँ नहीं है, क्योंकि माकपा उनकी पार्टी भी कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है और राष्ट्रीयता का दर्जा भी इस पार्टी से छीन लिया गया है। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ी पार्टी तो नहीं है, लेकिन बलवान पूनिया एक बहुत बड़ा नाम है। अब बात करते हैं नंबर 3 फैक्टर की। तो तीसरा फैक्टर, अच्छा विकास कार्य। किसी भी क्षेत्र में अगर अच्छा विकास कार्य मौजूदा वर्तमान विधायक द्वारा करवाया गया हो, तो उसका जो फैक्टर एक काम करेगा विकास कार्य, क्योंकि लोगों के दिलो दिमाग में विकास कार्यों के प्रति एक तस्वीर, एक पिक्चर, एक एक विकास कार्यों को लेकर उनके दिमाग में बातें रहती है और वो अपने स्वाभाविक संवाद अगर किसी से होते हैं तो वार्ता करते हैं, कहीं नुक्कड़ चौराहों पर चर्चा होती है, बहस होती है, तो उसमें वो इन विकास कार्यों को ज़रूर अग्रिम पंक्ति में रखते हैं। जो विधायक के समर्थक होते हैं और कहीं ना कहीं जो जितने बैठे होते हैं वो नकार नहीं सकते हैं उसको लेकर। तो ये फैक्टर बड़ा इफेक्टिव होता है विकास कार्यों का, और अमूमन देखा जाता है इसका फ़ायदा मिलता है मौजूदा विधायक को। तो यहाँ इस फैक्टर का किसको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बलवान पूनिया ने कुल मिला के एक औसत कार्य किया है और विकास कार्य उन्होंने किया है। ये एक अलग बात है कि उनकी आजकल बनाई हुई सड़कें महीने 2 महीने में टूटकर उनका फैक्टर जो है वो बिखर रहा है। ये भी एक काम करेगा, कारगर करेगा। कितनी मीडिया क्षेत्र में और सोशल मीडिया पर और चर्चाओं के अनुसार उनके विकास कार्यों की परतें खुलेगी, पोल खुलेगी, वो कितने ठोस और कितने मजबूत विकास कार्य है। दोस्तों कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर है, उस फैक्टर को कमज़ोर करने का भी एक तरीका होता है, और उस फैक्टर में कहीं ना कहीं घात भी लगती है अगर हल्के विकास कार्य आप करवाते हैं। तो इसका फ़ायदा विकास कार्यों का, इस फैक्टर का बलवान पूनिया को, मौजूदा विधायक को इसका मिलता हुआ स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये फैक्टर भी इफ़ेक्टिव होता है और बड़ा फैक्टर बनकर क्षेत्र में काम करता है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं नंबर 4 फैक्टर की। नेताओं का स्वभाव, छवि, दबंगता, ये चीज़ें, मिलनसारिता, उनके संवाद करने का तरीका, उनका व्यवहार, फ़ोन उठाकर वो क्या करते हैं, इजीली वो फ़ोन उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, दोस्तों ये सारी चीज़ें इस फैक्टर में शामिल होती है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नेता की छवि कैसी है, ये इसमें उभर कर आता है और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना होगा कि फला नेता के तो बहुत बड़ा घमंड हो गया, इसका घमंड इस बार तोड़ना पड़ेगा, चूर चूर करना पड़ेगा, या ये नेता बड़ा सीधा साधा शालीन मिलनसार है तो उसका फ़ायदा मिलता है, ये नेता बड़ा दबंग है। अगर दबंगता की बात आई है तो दोस्तों इस फैक्टर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और विस्तार से बताना चाहूँगा। 2013 का चुनाव याद कीजिए, सुखदेव सिंह शेखावत बसपा की टिकट लेकर आए थे और दलित वोट बैंक जितना था, दलितों ने ज़्यादातर वोट सुखदेव सिंह शेखावत को उस समय दिया था। कहीं ना कहीं उनकी दबंगता की छवि के चलते सुखदेव को इस फैक्टर का फ़ायदा मिला था। तो ये सारी चीज़ें इस फैक्टर में हैं। तो इस फैक्टर का लाभ कोई भी ले सकता है, जिसकी छवि अच्छी है वो ले सकता है, जिसकी छवि खराब है उस फैक्टर का उसको नुकसान होगा। तो ये फैक्टर कैसे काम करेगा मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। और कुल मिलाकर ये फैक्टर हम मान सकते हैं कि बहुत बड़ा फैक्टर है और ये भी बहुत ज़्यादा वोट दिलाने में सहायक सिद्ध होता है। और नंबर 5 फैक्टर की हम बात करते हैं दोस्तों, ऐन वक्त पर किसी बड़ी टिकट का कटना, नए चेहरे को ऐन वक्त पर टिकट मिल जाना, वो कौन कितना प्रभावी चेहरा है, और किसी दमदार व्यक्तित्व की टिकट कट जाना, दोस्तों ये भी एक फैक्टर होता है। भादरा में एक चीज़ और है कि यहाँ वोट लेने के लिए, विधायक बनने के लिए आपने सुना होगा, बहुत बार लोग कहते हुए सुनते हैं कि बेचारा बनना पड़ता है, लोगों के सामने एक छवि, बेचारगी की छवि दिखानी पड़ती है, रोना पड़ता है नेताओं के सामने, भाषणों में
आंसू टपकाने पड़ते हैं। ये एक फैक्टर होता है दोस्तों। कहीं ना कहीं इससे भी बहुत बड़ी संख्या में लोग होते हैं जो भावुकता में बह जाते हैं। अक्सर जनता की जो याददाश्त है वो बहुत कमज़ोर मानकर चलते हैं, नेता मानते हैं ऐसा, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं। जनता की याददाश्त कमज़ोर नहीं होती है, जनता की याददाश्त तो बहुत सटीक होती है, बहुत दूरगामी सोचती है। और जनता भादरा के लिए एक बार फिर मैं आपको बता दूं, पहले भी हमने बताया है, भादरा की जनता लगभग साल, 1.5 साल, 2 साल पहले ही अपना विधायक चुन लेती है। तो भादरा की जनता तो कितनी जागरूक है कि वो पहले ही मन बना लेती है कि इस बार हमें किसको चुनना है। और नंबर 1 पर किसी के साथ टक्कर भी नहीं होती, टक्कर नंबर 2 और 3 पर होती है दोस्तों। ये भी हमने कई बार बताया, लास्ट तक बताते रहेंगे, क्योंकि भादरा का ये कटु सत्य है, कड़वा सत्य है, लेकिन सत्य है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें एन वक्त पर टिकट कटना, नंबर 5 से ये जो फैक्टर है, ये किसको फ़ायदा पहुंचा सकता है, ये किसकी बड़ी टिकट कटती है उसको फ़ायदा पहुंचाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ही ले लेते हैं, हमने संजीव बेनीवाल का एग्जाम्पल पहले ही दे दिया, इस बार फिर दे देते हैं। सपोज करिए संजीव बेनीवाल की टिकट कट गई, जैसा बार बार बलवान पूनिया के कार्यकर्ता और क्षेत्र के लोग करते रहते हैं। हालांकि हम मानकर चलते हैं और हम विश्वास के साथ कहते हैं दोस्तों, कम से कम संजीव बेनीवाल की जिस प्रकार की छवि है और जितना दमखम रखते हैं, जिस प्रकार की उनकी राजनीतिक गहराई है, उनकी टिकट नहीं कटने वाली है। लेकिन मानकर चलते हैं उनकी टिकट कट गई तो उनके साथ सिंपैथी हो सकती है। माइनॉरिटी के मुंडन मुस्लिम वोट उनके साथ बहुत बड़ी संख्या में जा सकते हैं। तो देखा आपने इस फैक्टर का कैसे फ़ायदा और नुकसान होता है। इतने ज़्यादा कमज़ोर भी वो नहीं रहने वाले, लेकिन हाँ भाजपा टिकट का कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा उनको मिलता है। ये संजीव बेनीवाल के लिए भी समझने की बात है, क्योंकि बीजेपी टिकट बहुत बड़ी है। अगर वो कहीं किसी के कहने से भी अगर वो इस विचार में उलझते हैं तो दोस्तों उनके लिए कहीं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। तो ये बीजेपी की टिकट उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके साथ आने वाले जो मुस्लिम समाज के कुछ % वोट है वो भी उनके साथ ज़रूर जाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं नंबर 6 के फैक्टर की। तो नंबर 6 का जो मजबूत फैक्टर है दोस्तों वो कौन सा है? मजबूत कार्यकर्ता टीम, ये भी एक फैक्टर बनकर और बड़ा फैक्टर बनकर उभरती है दोस्तों। ये छवि होती है, ये छवि में ही शुमार है एक चीज़, लेकिन ये छवि से हटकर है, क्योंकि टीम जो है उसकी सक्रियता क्षेत्र की जनता को दिखाई देती है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव ढाणी चौपालों तक उसकी चर्चाएं पहुंचती है कि फला नेता की टीम ने आज ये काम किया है और उनकी टीम द्वारा ये वर्किंग की गई है और वो टीम वर्क के साथ ये काम कर रहे हैं। तो टीम एक मजबूत कार्य, जैसे अशोक सैनी की एक सीमित टीम है, एक संजीव बेनीवाल की भी एक सीमित टीम है, बलवान पूनिया की भी एक सीमित टीम है। और बलवान पूनिया आपको याद होगा युवाओं की एक टीम बना रहे हैं वर्तमान में, वो कहीं ना कहीं इन्हीं फैक्टर का फ़ायदा लेने का प्रयास कर रहे हैं। बलवान पूनिया काफ़ी समझदार नेता है दोस्तों, वो भी इस राजनीति को अच्छी तरीके से भलीभांति समझते हैं और वो भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बना रहूं, भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और यही एक कामयाब राजनीतिज्ञ का की निशानी है दोस्तों। होना भी ऐसा ही चाहिए, लास्ट दम तक लड़ना चाहिए दोस्तों। हार जीत तो लगी रहती है, मैदान में अगर 2 नेता होंगे, 10 होंगे तो उनमें से जीतेगा एक ही, बाकी सभी की तो हार होनी है। लेकिन अगर ये सोचकर हम तो हारने ही वाले हैं, मैदान में जाएंगे तो हम क्या प्रोग्रेस करेंगे, हम क्या परफॉर्मेंस कर लेंगे। तो निश्चित रूप से जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं दोस्तों आपको। अमूमन आपने लोगों को, बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा, साधु संतों को और जो धार्मिक गुरु है, धर्म गुरु है, उनको कहते सुना होगा कि भगवान तब मिलते हैं जब अगाध श्रद्धा होती है। और अगाध श्रद्धा के साथ बड़ी भक्ति की आवश्यकता पड़ती है, एक विश्वास भगवान के प्रति कि भगवान है और हमें फल देंगे हर हाल में, और हम उनकी साधना कर रहे हैं। तो भाव उसके पीछे बड़ा स्पष्ट, क्लियर, मजबूत होना चाहिए और श्रद्धा बड़ी स्ट्रोंग होनी चाहिए। तो भगवान अवश्य मिलते हैं, भगवान
बुद्ध को भी भगवान की श्रेणी में माना जाता है। उन्होंने अंत समय में किस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति की थी, आपने सुना पढ़ा भी होगा। तो ये एक फैक्टर है। मजबूत कार्यकर्ता टीम जिसके पास है उसकी छवि एक प्रकार से मजबूत टीम वाली छवि होगी, और उसको उसका जो क्रेज है वो कहीं ना कहीं लेवल बरकरार रहता है, वो नीचे नहीं आता है। बड़े बड़े नेता टीम के अभाव में धराशायी हो जाते हैं। ज्ञान सिंह चौधरी इसका एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और जयदीप डूडी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जयदीप डूडी की बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं की टीम नहीं है दोस्तों, और कहीं ना कहीं यही मार खाते हैं नेता। डॉक्टर सुरेश चौधरी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वो एक अपनी स्थायी टीम नहीं बना पाए। आज बलवान पूनिया की एक स्थायी टीम है, संजीव बेनीवाल की एक स्थायी टीम है, अशोक सैनी की एक स्थायी टीम है, बजरंग सहारण की एक स्थायी टीम है। अन्य नेता भी जो नए चेहरे हैं वो भी अपनी टीम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन टीम का, जिन नेताओं के मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वो टीमों का अभाव रखते हैं दोस्तों। उनको कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है। तो नंबर 6 फैक्टर के रूप में हमने आपको बताया मजबूत टीम, और इसका फ़ायदा किसको मिल सकता है। इसका फ़ायदा बलवान पूनिया भी ले सकते हैं, संजीव बेनीवाल भी ले सकते हैं, और टीम के धुरंधर हैं, बजरंग सहारण है, या और भी हैं, बहुत सारे ले सकते हैं जिनके पास मजबूत टीम है। भली भांति दर्शक समझते हैं इस बात को, हम किसी का विशेष तौर से नाम लेने से बच रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने नाम तो ले ही दिया। अब बात करेंगे नंबर 7 फैक्टर की। 7वां सबसे मजबूत फैक्टर कौन सा हो सकता है। 2023 के विधानसभा चुनाव में और भादरा सर्वाधिक फैक्टरों वाली विधानसभा मानी जाती है। इसका भी हम आपको सबूत देंगे, बताएंगे। अन्य क्षेत्रों की भी समीक्षा करेंगे तो बताएंगे वहाँ किस प्रकार से फैक्टर्स कम हैं। और बहुत से हमारे दर्शकों ने हमें बार बार ये कमेंट भी किया है कि फैक्टर के बारे में बताएं, फैक्टर्स कैसे काम करते हैं, ये फैक्टर्स होते क्या हैं। तो दोस्तों नंबर 8 का जो फैक्टर है वो बैलेंस राजनीति। किस नेता की बैलेंस राजनीति है। एक तो उठापटक की राजनीति करते हैं बहुत से नेता, जैसे बलवान पूनिया करते हैं। एक बैलेंस राजनीति है, जैसे दयानंद बेरवाल की हम बात कर लेते हैं। वो कभी बलवान पूनिया के मंच को उन्होंने साझा नहीं किया। कांग्रेस के सच्चे ईमानदार सिपाही है, बड़ी बैलेंस राजनीति करते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में वो आगे बढ़ते हैं। संजीव बेनीवाल हर एक मुद्दों में अपना बैलेंस खोज लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, अपनी एक सीमा निर्धारित रखकर चलते हैं, और सबसे बड़े बैलेंस राजनीतिज्ञ के रूप में भादरा क्षेत्र से संजीव बेनीवाल को माना जाता है दोस्तों। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और इस फैक्टर के पीछे लोगों की विचारधारा, जब आप तार्किक बातें करेंगे, बहस करेंगे और आप जिरे करेंगे, आप एक दूसरे में 8-10 लोग बैठे हैं, तो कुल मिला के बैलेंस राजनीति करने वाले नेताओं के फेवर में इस प्रकार की बहसें जाती है। इसका रीज़न ये है कि वो नेता किसी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता और सभी के लिए आदर्श होता है। बैलेंस बनाकर चलने वाला नेता एक आदर्श नेता के रूप में होता है। उसके लिए सभी कौम, सभी वर्ग, 36 कौमें बराबरी का दर्जा रखती है, और वो सबके लिए सुख चैन, अमन, चैन, शांति चाहने वाला नेता होता है। इससे लोगों की धारणाएं हैं। हालांकि सुख, चैन, शांति ये तो सभी नेता चाहते हैं, सभी इसके लिए भाषण देते हैं, बातें करते हैं, बढ़ चढ़ कर भी बातें करते हैं, लेकिन एक जनता के बीच में छवि होना कि इसकी बैलेंस छवि है, मायने रखता है। ये वो फैक्टर है जो ऐसी छवि वाले नेताओं को फायदा पहुंचाता है, और इसमें कतई संदेह नहीं कि संजीव बेनीवाल को इस फैक्टर का बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं फैक्टर नंबर 9 की, जो फैक्टर भादरा में बड़ा इफेक्टिव है दोस्तों। धनबल का दाव। धनबल किस नेता के पास है दोस्तों। कोई नेता अगर चुनाव में ज़्यादा खर्च करने की क्षमता से गरीब, पुअर अगर लगे, हल्का लगे कि ये तो ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता, उसकी छवि नहीं बन पाती है। उसके लिए ये धनबल का फैक्टर जो है वो कारगर सिद्ध होता है।
अब हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन एक नेता के लिए उसके एक बड़े कार्यकर्ता, बड़े धनबल वाले कार्यकर्ता है, वो उनकी एक बार बार क्षेत्र में एक चीज़ें वायरल हो रही है और चर्चाओं का बाजार भी गर्म है कि वो अपने नेता के लिए 20,000 वोट खरीद कर देंगे विधानसभा 2023 में। तो आपने देखा धनबल का फैक्टर भी कितना इफेक्टिव होता है। अगर गुपचुप तरीके से इस प्रकार का कोई मैनेज कर देता है तो कितना फ़ायदा मिल सकता है इसका। लेकिन इसके दूरगामी परिणाम भी होते हैं, विपरीत परिणाम भी हो जाते हैं। और वो कैसे होते हैं मैं आपको बताऊं। विधानसभा में इस प्रकार कोई धनबल का इस्तेमाल करके पैसे बांटकर, वोट के पैसे देकर, हमने ज़्यादा सुना नहीं है लेकिन ये भारी भी पड़ जाता है कई बार। अगर 10-20 हज़ार वोट आपने मैनेज कर लिए और ये दबी ज़ुबान में लोगों के पास ये बातें पहुंच गई, तो जो लोग आपको वोट देने वाले वो वोट नहीं देंगे। वो इंतज़ार करेंगे कि उनके पैसे लेने देने वाला जो व्यक्ति है वो उन तक पहुंचे, संपर्क तो करे। जो पैसे नहीं लेकर और बड़े स्वाभिमान के साथ एक लोकतंत्र के अधिकार और अभिव्यक्ति की आज़ादी के हिसाब से जो अपना स्वतंत्र मत का अधिकार देता है दोस्तों, वो उन वोटरों पर इस चीज़ों का बहुत विपरीत असर भी पड़ता है। और ऐसे लोग अगर वोट देने वाले होते हैं तो उस नेता को वोट नहीं भी दे, ये भी एक इसका उल्टा असर पड़ने की भी संभावनाएं रहती है। लेकिन कुल मिला के पिछले विधानसभा में भी एक नेता पर आरोप लगा था कि कलाना आदि गाँव में वोटों का मैनेज किया गया। दोस्तों हमने नहीं सुना। हालांकि नगर पालिका में किस कदर इस धनबल का इस्तेमाल जमकर होता है पिछले 15 वर्षों से आपने देखा ही होगा। भादरा क्षेत्र की जो नगर पालिकाएं हैं, किसका कब्जा है, कौन यहाँ शासन कर रहा है, किस प्रकार जमकर धनबल का इस्तेमाल होता है। एक तरफ से नहीं, दोनों ही तरफ से विपक्षी भी उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष इसमें धनबल में कमज़ोर होता है। जो सत्ता पक्ष में है और जो सत्ता पक्ष का दावेदार है मजबूत धनबल वाला है, उसके सामने तो कैसे काम करता है धनबल का फैक्टर, ये भी आपने देखा इस विधानसभा चुनाव में। ये फैक्टर भी बड़ा फैक्टर बन सकता है जिस प्रकार की चर्चाएं चल रही है दोस्तों। तो नंबर 9 पर हमने आपको बताया धनबल का दाव वाला 10, 20, 30 हज़ार वोट मैनेज किए भी जा सकते हैं। इसका विपरीत प्रभाव भी कैसे पड़ सकता है ये भी हमने आपको बताया। कोई भी नेता इसका फ़ायदा ले सकता है जो इसका मैनेज करना चाहे, जो इसका इस्तेमाल करना चाहे अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने धनबल का। और जो जिसके पास धनबल की ज़्यादा ताकत है ही नहीं, वो कैसे इसका इस्तेमाल करेगा। अब बात करते हैं नंबर 10 फैक्टर की। नंबर 10 पर कौन सा बड़ा फैक्टर है दोस्तों? बागी। जो बड़ी टिकटें होती है उनके बागी जब मैदान में उतरते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है और बड़ी बड़ी टिकटों को धराशायी कर जाता है। जैसा कि 2003 के चुनाव में बीजेपी की टिकट दी गई थी बिमला डूडी को, स्वर्गीय लालचंद डूडी की धर्मपत्नी को, उनके निधन के पश्चात। और प्रथम बार एक प्रकार से वो बीजेपी की महिला टिकट लेकर उतरी थी, लेकिन उनके परिवार के ही पीपी सिंह डूडी, लालचंद डूडी के भाई थे, वो मैदान में कूदे, 14,000 वोट लिए और एक प्रकार से वो परिवार के बागी मान सकते हैं, टिकट के भी बागी वो मान सकते हैं। तो कैसे बागी भी भूमिका निभा सकते हैं, ये फैक्टर भी कितना कारगर हो सकता है। कितने ही बड़े धुरंधर नेता को धराशायी चारों खाने चित कर सकते हैं। तो बागी किन टिकटों का कैसा बागी होगा? जैसे सपोज करें बीजेपी की टिकट का एग्जांपल देते हैं। क्यों वो टिकटों का? क्योंकि वो टिकटों में कौन दावेदार होगा ये तो तय नहीं है। बीजेपी की टिकट से तो एक प्रकार से तय है कि संजीव बेनीवाल दावेदार है, सबसे बड़े दावेदार है। तो हम एग्जाम्पल इनका ही दे देते हैं। जैसे संजीव बेनीवाल की टिकट काट दी गई और संजीव बेनीवाल हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, तो ये संजीव बेनीवाल बीजेपी टिकट के बागी ही तो बजे। और वो क्या कर सकते हैं? बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ने वाला कोई भी धुरंधर हो, किसी को भी टिकट मिले, 50,000 संभवतः हमारे आंकलन के अनुसार क्रॉस नहीं कर पाएगा। और ये कहाँ जा सकते हैं, चर्चा आपने सुनी होगी। तो दोस्तों कितना बागी इफेक्टिव हो सकते हैं, ये फैक्टर कितना कारगर साबित हो सकता है। अकेले ही चुनाव जिता भी सकता है और हरा भी सकता है, लेकिन ये बागी वाला फैक्टर चुनाव हरवाता ज़्यादा है।
जीतने में ज़्यादा सहायक नहीं हो पाता, लेकिन हरवाता ज़्यादा है। तो बागी कितना बड़ा फैक्टर बनकर साबित हो सकते हैं, ये आपने देखा। डिपेंड करता है बागी उस चेहरे पर, वो बागी कितना इफ़ेक्टिव है, कितना मजबूत चेहरा है, कितना अनाड़ी है, नया है, पुराना है, धुरंधर है, गहरा है, किस नेता की टिकट काटी गई है, कितना वो मजबूत दावेदार था। तो ये मायने भी रखता है। विस्तार से हमने कुछ इसके लिए आपको बताया। अब बात करते हैं दोस्तों आज के अंतिम फैक्टर पर, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, लेकिन मेन फैक्टर हमने आपको बताया। छोटे फैक्टरों के बारे में आगे विस्तार से जानकारी देंगे। नंबर 11 का फैक्टर, और नंबर 11 फैक्टर भादरा में क्या हो सकता है दोस्तों, हमने क्या छोड़ दिया अब तक। आप दिमाग पर जोर दे, लेकिन मैं जोर नहीं दिलवाना चाहता। मैं दोस्तों बता ही देता हूँ, आपको समय कम है। 14 सिंचाई से वंचित गांव बहुत बड़ा फैक्टर है। जन समस्याएं भी बड़ा फैक्टर होती है, जैसे विकास कार्य होते हैं। तो 14 सिंचाई से वंचित भादरा में बहुत बड़ा फैक्टर है। अब तक जो विधायक बनते आए हैं, 14 सिंचाई से वंचित गांवों का फैक्टर आगे रखकर और लोगों को जो है बरगलाकर, एक प्रकार से उनको आश्वस्त करके कि हम यहाँ भागीरथी बनकर आएंगे और यहाँ गंगा बहा देंगे आपके 14 सिंचाई से वंचित गांव में। और ऐसे भाषण देकर आते हैं, जनता का वोट भी बटोर ले जाते हैं। लेकिन जब 5 वर्ष कार्य करते हैं और उस दिशा में काम नहीं करते या ये नहीं ला पाते, तो फिर ये फैक्टर उल्टा भी पड़ता है। वर्तमान की ही बात कर ले, पिछले विधायकों का तो उल्टा पड़ा ही होगा, तभी वो हारे होंगे। बलवान पूनिया इस फैक्टर में कहाँ फिट होते हैं? बलवान पूनिया ने भी 14 सिंचाई से वंचित गांवों की सबसे बड़ा पुरजोर तरीके से मांग उठाई, और आपको याद होगा कितनी बड़ी महापंचायत की थी मुंदड़िया बड़ा में, और यही मुद्दा था। 100 करोड़ का बजट पास करवाने की भी घोषणा वो कागजों में है दोस्तों। अभी वो घोषणा है, घोषणा का क्या है? आपने गाना सुना होगा, वादे हैं वादों का क्या। तो दोस्तों घोषणा है, घोषणा का क्या? वो कब अमली जामा उनको पहनाया जाएगा, धरातल पर कब उतरेगी? वसुंधरा राजे का राज याद कीजिए, जब वो 5 वर्ष पूरे करने को थी, अंतिम बजट में बम्पर योजनाएं फेंकी थी, लेकिन उनमें से 20% भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी, धरातल पर लागू नहीं हो पाई थी। 80% योजनाएं कागजों में सिमट गई थी, धराशायी हो गई थी, और वो पूरी नहीं हुई थी। अशोक गहलोत आए और अशोक गहलोत ने उन सारी योजनाओं को, उनको कोई सरोकार नहीं होता। और दोस्तों नई आने वाली सरकार को पुरानी योजनाओं से, पुरानी सरकार की बातों से कोई मतलब सरोकार नहीं होता। और यही रीजन है कि रिफाइनरी आज तक लटकी पड़ी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4.5 साल राज कर लिया है, कहाँ है रिफाइनरी? कितना काम कर पाए? और वो दावा कर रहे थे वसुंधरा राजे ने रिफाइनरी पर काम नहीं किया। दोस्तों ये वादे हैं। और 100 करोड़ की हम बात कर रहे हैं, जो 14 सिंचाई से वंचित गांव है उसके लिए ग्रामीण बड़ा एक प्रकार से दोस्तों हर बार ठगा सा महसूस करते हैं। इस बार भी ये फैक्टर बड़ा बनने वाला है दोस्तों, क्योंकि काम शुरू अभी तक तो हुआ नहीं। कब होगा, गांव वाले इसको लेकर समझते हैं। और यहीं से एक प्रकार से सबसे बड़ी एंटी इनकम्बेंसी किसी विधायक सत्ता के विरुद्ध यहाँ से उठती है। 14 गांव, कितने वोटर होंगे यहाँ, और इसका मैसेज 6 साल ओवर विधानसभा में कैसा जाता होगा, कितना असर पड़ता होगा। क्योंकि बहुत बड़ा एक यहाँ वोट बैंक वो भी होता है कि ऑल ओवर छवि किसकी है, प्रथम नंबर पर कौन है, 2 नंबर पर कौन है, 3 नंबर पर कौन है, 2 पर कौन है। जो 1 नंबर से जलने वाले हैं, जेलिस रखने वाले हैं और उसको वोट नहीं देने वाले हैं, वो 2 नंबर और 3 नंबर में 2 नंबर की छवि वाला ढूंढते हैं कि ये 2 नंबर पर है, ठोको इसको, 1 नंबर को नीचे लाना है। दोस्तों ये बहुत सी चीज़ें होती है। हर बार चुनाव में हम आपको विस्तार से, बारीकी से इन सारी चीज़ों से अवगत कराते रहेंगे, रूबरू करवाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, और आगे भी इसी प्रकार से फैक्टरों के बारे में बताते रहेंगे। 9 मई को आज क्या विशेष दिवस है दोस्तों? महाराणा प्रताप सिंह सिंसोदिया का आज के दिन जन्म दिवस है। धूमधाम से उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। 1540 में उनका जन्म हुआ था। वो उदयपुर मेवाड़ में सिंसोदिया वंश के, राजवंश के राजा हुए थे, और 19 जनवरी 1597 को उनका निधन भी हुआ था।
इसके अलावा दोस्तों बात करें तो महाराणा प्रताप का नाम आते ही दोस्तों, क्योंकि महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध जो हुआ था हल्दी घाटी का दोस्तों, वो आज ही के दिन शुरू हुआ था 1576 को, आज ही के दिन। और इसके अलावा जन्म है आज ही के दिन गोपाल कृष्ण गोखले 1866 को, जो कि प्रमुख समाज सुधारक भारत के हुए हैं। और 1986 को दोस्तों आज ही के दिन निधन हुआ था उस महान हस्ती का जिनका नाम है तेंजिंग नोर्गे। दोस्तों ये वो पहले शख्स है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर, हिमालय पर चढ़ाई की थी। उनका निधन आज ही के दिन हुआ था और उनकी पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई जाती है। आज मौसम का मिजाज कैसा है बताए तो 36 से 38 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर रहा दोस्तों। 0% बादल छाए रहे। इसी प्रकार से रात्रि को भी बादल छाए रहेंगे। 11 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। और कल 10 मई को कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज, 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर दिन में, 37 से 39 डिग्री दोपहर को मैक्सिमम, 33 से 38 देर शाम को, और रात्रि को 26 से 30 डिग्री टेम्परेचर 12 बजे तक रहने वाला है। और लगभग हवा का रुख आपको बताए तो 7 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने वाली है। और यही रीज़न है कि प्रचंड गर्मी से अभी भी हम बचे हुए हैं। 40 से आगे ज़्यादा पारा नहीं जा पा रहा है। और 0% से लगभग 15-20% बादल दिन भर छाए रहेंगे। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।